प्यारे स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टॉपिक करेंगे समाज मनोविज्ञान का स्वरूप। इसे हम कह देते हैं नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। समाज मनोविज्ञान का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। आज हम इसका स्वरूप यानी इसका नेचर डिस्कस करेंगे। बेटा समाज मनोविज्ञान का स्वरूप पढ़ते हुए 3 बातें समझनी जरूरी हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान कैसे है, वो एक साइंस क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि विज्ञान 2 तरह का होता है, एक होता है शुद्ध विज्ञान और दूसरा होता है व्यवहारिक विज्ञान। समाज मनोविज्ञान इन दोनों तरह के विज्ञानों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, यानी समाज मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान भी है और समाज मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है। जब भी कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करता है यानी कोई खोज करता है तो वो तथ्यों की खोज करता है, वो फैक्ट्स की खोज करता है। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य होते हैं जैसे 2+2 हमेशा 4 आएगा, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। मुझे चाहे कुछ भी लग रहा हो पर तथ्य तथ्य रहेगा। मेरे अनुभव करने की वजह से अगर मुझे लगे कि भारत की राजधानी तो जी बॉम्बे है, दिल्ली नहीं है, तो उससे राजधानी बदल तो नहीं ना जाएगी। तो जो ये तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इनकी खोज वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में करते हैं। ये खोज करने के लिए वे तरह तरह की वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक तरीकों का वे इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा पाया जाता था कि विज्ञान की परिभाषा थी कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टम वाली नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान। परंतु बाद में विज्ञान की परिभाषा में कुछ बदलाव आए। बाद में ये पाया जाने लगा कि कारण और प्रभाव के बीच संबंधों की खोज ही विज्ञान है। कारण और प्रभाव के बीच संबंध, इसका मीनिंग होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसका मीनिंग है कि जैसे मैंने अलार्म लगाया, अलार्म एक कारण है, अलार्म बजा और उसका प्रभाव क्या हुआ कि मैं उठ गई, सुबह जाग गई। तो ये कारण और प्रभाव के बीच जो संबंध होता है, इसकी खोज ही विज्ञान कहलाती है। समाज मनोविज्ञान में यह सब किया जाता है, वह एक क्रमबद्ध ज्ञान भी है और उसमें कारण और प्रभाव के बीच में संबंधों की खोज की जाती है। इसलिए समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है। दूसरी बात इसमें यह है बेटा कि विज्ञान में ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान पाना मुमकिन होता है। समाधान योग्य समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2 में 2 जोड़ो तो 4 आएगा। ये समस्या जो है 2+2, इसका समाधान करना मुमकिन है, ये एक समाधान योग्य समस्या है। परंतु और तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे दर्शन शास्त्र, जैसे धर्म, जैसे फिलॉसफी, इसमें जो सवाल उठाए जाते हैं जैसे कि भगवान कहाँ है, भगवान अगर है तो कैसे है, इस तरह के जो सवाल होते हैं जिनका जवाब पाना मुमकिन नहीं होता, ये आ जाते हैं विज्ञान से दूर। तो क्योंकि ज्यादातर समाज मनोविज्ञान में हम चीजों का समाधान कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, इसलिए समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान के तौर पे कबूल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की रची 3 मूल मान्यताएं हैं विज्ञान की। पहली है, ध्यान से सुनिएगा आप, ये जगत वास्तविक है, वह हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं। इसका मीनिंग है कि हमारे जो आसपास की दुनिया है
वो सच की दुनिया है, रियल वर्ल्ड है। वो हमारे सिर्फ अनुभव पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर मैं गुलाब का फूल आपके सामने लेके आऊं तो सब बच्चे कहेंगे ये गुलाब का फूल है, पर हो सकता है किसी बच्चे को वो सुंदर लगे, किसी को ना लगे। हो सकता है किसी को उसकी खुशबू अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, पर गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो गुलाब का फूल है वो रियल है। हमारे आसपास की दुनिया जो है बेटा वो एक रियल दुनिया है। वो हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं करती। केवल हम अपने अनुभव से दुनिया को बदल नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, सभी संबंध कारण और प्रभाव में संगठित रहते हैं। जितनी भी घटनाएं दुनिया में हैं, विज्ञान की ये मान्यता है कि उन सभी घटनाओं को कारण और प्रभाव के बीच संबंध के रूप में लिया जा सकता है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कारण आप ले सकते हैं अलार्म का बजना, और मेरा उठकर बैठना है उसका प्रभाव। इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन विज्ञान में किया जाता है। इसी में तीसरा पॉइंट है बेटा कि बाहरी विश्व का ज्ञान वस्तुनिष्ठ रहता है। ये आप ध्यान से सुनिए बेटा, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी सच में जो है, और आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि वो मुझे कैसा लग रहा है। तो जो बाहरी विश्व है, बाहर की दुनिया है, वो वस्तुनिष्ठ है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में समझा कि जगत वास्तविक है, मेरे अनुभव पर निर्भर नहीं। अगर मैं गुलाब के फूल को देखकर कहूं कि ये गुलाब का फूल ना होकर कमल का फूल है, तो क्या वो कमल का फूल बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो गुलाब का फूल ही रहेगा। यानी जो दुनिया है वो सच है, वो मेरे अनुभव से बदलती नहीं है। विज्ञान की 5 कसौटियां हैं। इन 5 कसौटियों पर जो विषय भी खरा उतरता है उसे हम विज्ञान का दर्जा दे सकते हैं। इन 5 कसौटियों में पहली कसौटी है तथ्यों का प्रेक्षण, यानी जो तथ्य होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, स्पष्ट और औपचारिक तरीका। किसी भी विज्ञान में अध्ययन करने का तरीका स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, औपचारिक होता है। तीसरा पॉइंट, तथ्यों का संचयन। इसमें फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्यों को समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है और फिर उनको इकट्ठा किया जाता है। चौथा पॉइंट, इन तथ्यों के दम पे सिद्धांत बनाए जाते हैं। जो थ्योरीज आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं वो कहलाती हैं सिद्धांत। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है बेटा भविष्यवाणी और नियंत्रण। अगर आप किसी शख्स को जानते हैं जो हर समय थोड़ा गुस्से में रहता है, तो आप उसके व्यवहार की भविष्यवाणी कैसे करेंगे कि अगर कोई घटना घटी तो भी हो सकता है उससे गुस्सा आए, घटना चाहे उतने गुस्से वाली ना भी हो। यह हमने उसके व्यवहार के दम पर भविष्यवाणी की कि उसके आने वाला व्यवहार कैसा होगा। इसे हम कहते हैं भविष्यवाणी करना। तो इन पांचों कसौटियों पर जो समाज मनोविज्ञान है, पांचों कसौटियों पर तो वो खरा नहीं उतरता, पर पहली 4 पर वो खरा जरूर उतरता है। जो पांचवा पॉइंट है बेटा भविष्यवाणी और नियंत्रण, इस पर समाज मनोविज्ञान खरा इसलिए नहीं उतरता क्योंकि समाज मनोविज्ञान में हम व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो लोगों का पता नहीं, कभी कुछ व्यवहार कर सकते हैं, कभी कुछ। ज्यादातर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज की डेट में एक व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो कल की डेट में वो कैसा व्यवहार करेगा। परंतु वो भविष्यवाणी 100% जो है 100% सच ना हो, इस बात की संभावना हमेशा रहती है। अब हम देखेंगे कि समाज मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान के रूप में क्या दर्जा रखता है। शुद्ध विज्ञान की भी कुछ कसौटियां हैं बेटा। पहली कसौटी है कि इसकी जो विधियां हैं, तरीके हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा, इसमें सिद्धांतों का विकास किया जाता है।
तीसरा, इसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। और चौथा, आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता का मतलब होता है कि मान लो मैं किसी चीज का अध्ययन करना चाह रही हूँ, किसी चीज को स्टडी करना चाह रही हूँ, उसको स्टडी करने के लिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट बनाया। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या सच में उसी चीज की स्टडी हो रही है जो मैं चाह रही हूँ, या कुछ और चीजें अपना प्रभाव डालकर मेरे एक्सपेरिमेंट को खराब कर रही हैं? इसे कहते हैं आंतरिक वैधता। शुद्ध विज्ञान में ऐसी कोशिश की जाती है कि आंतरिक वैधता अच्छी हो। जिस चीज की मैं स्टडी करना चाह रही हूँ सच में उसी चीज की स्टडी हो, किसी और चीज का प्रभाव बीच में ना आए। तो समाज मनोविज्ञान क्योंकि इन चारों कसौटियों पर खरा उतरता है, इसलिए वो एक शुद्ध विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्यवहारिक विज्ञान के रूप में समाज मनोविज्ञान क्या एक व्यवहारिक विज्ञान भी है? आइए देखते हैं। व्यवहारिक विज्ञान की भी 4 कसौटियां हैं। पहली कसौटी, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान। जो हमारी असल की दुनिया है, एक होती है किताब की दुनिया, एक होती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, सच की लाइफ। क्या उसके समाधान हमें मिलते हैं समाज मनोविज्ञान से? बिल्कुल मिलते हैं। दूसरी कसौटी देखते हैं, अध्ययन एक से अधिक स्तर पर। क्या हम समाज मनोविज्ञान में सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं? नहीं, समाज मनोविज्ञान में हम एक व्यक्ति, उसका परिवार, उसका आस पड़ोस, उसकी सोसाइटी, उसका स्टेट, उसका देश, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी हम समाज मनोविज्ञान का अध्ययन लेकर जाते हैं। यानी यह अध्ययन एक से अधिक स्तर पर होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रश्नावली, जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू, जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे प्रेक्षण। बहुत सारी चीजें हम इसमें उपयोग करके अध्ययन करते हैं। और चौथा पॉइंट है बेटा, व्यवहारिक विज्ञान की कसौटियों में बाह्य वैधता। बाह्य वैधता आप समझिए ध्यान से। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं मेरी क्लास में। मैंने एक बच्चे की मनोविज्ञान को समझने की चेष्टा की, कोशिश की। जो बातें मुझे पता लगी उस बच्चे के बारे में, क्या मैं पूरी क्लास पर उसे अप्लाई कर सकती हूँ? सोच के बताइए। एक बच्चा ऐसा है तो पूरी क्लास ऐसी है, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? नहीं। एक बच्चे के दम पे मैं पूरी क्लास के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। इसे बोलते हैं बाह्य वैधता। जब भी हम मनोविज्ञान में कोई अध्ययन करते हैं तो उसमें यह जरूरी है कि जिस ग्रुप पर मैंने अध्ययन किया उस पर से जो निष्कर्ष मैंने निकाले वो बड़े ग्रुप पर भी लागू होने लायक हो। इसे कहते हैं बाह्य वैधता। इन चारों कसौटियों पर क्योंकि समाज मनोविज्ञान खरा उतरता है, इसलिए वह एक व्यवहारिक विज्ञान भी है। फिशर ने 1977 में बोला था कि व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या है से हटकर क्या होना चाहिए पर बल डाला जाता है। जो है सो है, वो तो ठीक है, मगर होना चाहिए क्या, यानी बदलाव की कहाँ जरूरत है। व्यवहारिक विज्ञान में इस चीज पर बल डाला जाता है। समाज मनोविज्ञान का रूप बेटा अद्वितीय है, एक यूनिक है, वैसा जैसा कोई नहीं। समाज मनोविज्ञान का स्वरूप अद्वितीय है। अद्वितीय क्यों है? आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि शुद्ध और व्यवहारिक पक्षों का इसमें मेल पाया जाता है। बेटा हमने देखा समाज मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान भी है, और हमने देखा कि समाज मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान भी है। तो इन दोनों का मेल, इन दोनों पक्षों का जो जोड़ है वो इसमें पाया जाता है। व्यवहार के विश्लेषण के कुछ प्रकार इसमें रहते हैं। पहला जो व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो है व्यक्तित्व का तंत्र। व्यक्तित्व होता है हमारी पर्सनालिटी।
व्यक्तित्व तंत्र में ये अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति के गुस्से का लेवल क्या है, व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग कैसी है, ऐसे तरह तरह के उसके शील गुण, उसकी आदतें, उसका व्यवहार, एक व्यक्ति का उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा आ जाता है सामाजिक तंत्र। सामाजिक तंत्र में ये अध्ययन किया जाता है कि अलग अलग लोग अपनी भूमिकाएं, अपने रोल्स कैसे अदा करते हैं। जैसे बेटा कुछ, एक युवती है, वो एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, हो सकता है वो काम पर भी जाती हो, दोस्त भी है, बहुत तरह के रोल्स वो अदा कर रही है, तो इसको वो कैसे पूरा करती है, इस बात का अध्ययन सामाजिक तंत्र में किया जाता है। तीसरा आ जाता है बेटा सांस्कृतिक तंत्र। इसमें हम देखते हैं कि एक संस्कृति के जो रीति रिवाज हैं, विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है कि एक संस्कृति में ये सब कैसे बनती है, कैसे इनका विकास होता है, कैसे लोग इन्हें पूरा करते हैं। इन तीनों का विश्लेषण होना समाज मनोविज्ञान में आवश्यक है और इसी के कारण उसका स्वरूप अद्वितीय है। आगे आ जाता है बेटा सामाजिक व्यवहार के स्तर। सामाजिक व्यवहार के लेवल्स क्या है, अलग अलग स्तर क्या है। पहला लेवल है वैयक्तिक, एक व्यक्ति के स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर वैयक्तिक, दो लोग आपस में एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी अंतर क्रिया का आपस में क्या असर पड़ रहा है, उनकी आपस की बातचीत कैसी है, ये हो जाता है अंतर वैयक्तिक स्तर। और तीसरा स्तर है समूह का स्तर, एक पूरे ग्रुप में सामाजिक अध्ययन किया जाता है, सामाजिक व्यवहार को देखा जाता है। तो बेटा निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान का स्वरूप अद्वितीय है, वो एक शुद्ध विज्ञान भी है और वो एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, इन दोनों का मेल उसमें पाया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है बेटा। आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बीच में रुक के देखना, रुक कर देखिए, पर बेटा देखिए जरूर, क्योंकि आप ये वीडियोस अच्छे से देखेंगे, पीडीएफ जो मैं आपको फाइल भेजती हूँ उसमें से नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छे रूप से हो जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से या अलग से। ओके, टेक केयर एंड बेटा बी रेगुलर।